तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री मैथमेटिक्स 01 के मॉड्यूल 3 का पार्ट 2। हमने ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल एज वेल एज उनके सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मॉड्यूल 3 के कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि 3 चैप्टर्स थे हमारे पास। हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर यानी कि ग्राफ एंड जनरल ग्राफ प्रॉब्लम को कवर कर लिया है पिछले वीडियो में, एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे डैक्स, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड लॉन्गेस्ट पाथ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डैक्स क्या होता है? डैक का मतलब होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो नाम से ही आपको पता चला है, डायरेक्टेड का मतलब इनके पास डायरेक्शन होगी, एंड असाइक्लिक मतलब ये कोई भी साइकिल नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, लाइक आपको पता है साइकिल का मतलब क्या रहता है, आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं आप उसी पॉइंट पे बाद में एंड कर जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये असाइक्लिक होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे साइकिल नहीं बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट हो रही है। बी से ए की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, बी से डी की तरफ जा रहे हैं, ए से डी की तरफ जा रहे हैं, डी से ई की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कहलाएगा। ओके, अब देखो, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ डू नॉट हैव साइकिल, यहाँ भी हमने पता ही है, इसके नाम में भी पता चल रहा है। अब एवरी डैग हैज अ वर्टेक्स विद इन डिग्री जीरो। तो यहाँ पे इन डिग्री जीरो होती है, हर डैग के पास कोई ना कोई वर्टेक्स ऐसा होगा जिसकी इन डिग्री जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे बी जो है इसकी इन डिग्री जीरो है। इन डिग्री आई होप आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई ऐसा वर्टेक्स जिसके पास कोई भी एज एंटर ना कर रहा हो, लाइक आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बी के अंदर कुछ भी एंट्री नहीं हो रही है किसी भी चीज की, तो ये आपका इन डिग्री जीरो कहलाएगा। ठीक है, वहीं अगर सी की इन डिग्री की बात करें तो इसमें एक एज अंदर आ रही है तो इसकी इन डिग्री वन है। इस वाले की इन डिग्री की बात करें तो इसकी भी वन हो जाएगी क्योंकि बी से एक अंदर आ रहा है इसमें। ठीक है, डी की इन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे ए से भी आ रहा है एंड बी से भी आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री टू हो जाएगी, एंड ई की भी इन डिग्री टू हो जाएगी क्योंकि सी से इसके पास एक एज आ रही है एंड डी से एक एज आ रही है। ठीक है, बट घुमा फिरा के काम की बात यह है कि हर डैग के अंदर एटलीस्ट एक वर्टेक्स तो ऐसा जरूर होगा जिसकी इन डिग्री जीरो होगी। ठीक है, इफ यू रिमूव अ वर्टेक्स यू which has in degree 0 and its corresponding edges, then the resulting graph will again be a dag. सॉरी, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम इस वर्टेक्स को रिमूव कर दें इस पर्टिकुलर ग्राफ से जिसका इन डिग्री जीरो है, अगर हम इसको हटा भी देंगे तो भी यहाँ पे दोबारा से डैग ही बनेगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे बी को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ए, सी, ई एंड डी। ठीक है, अब देखो, ए से डी की तरफ एक एज जा रही है, सी से ई की तरफ एक एज जा रही है। ठीक है, और डी से ई की तरफ एक एज जा रही है। ठीक है, बी वाले को हमने रिमूव कर दिया तो बी और बी से जो निकलती हुई एजेस थी वो गायब हो गई। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए और सी दोनों ही यहाँ पे जीरो इन डिग्री वाले हैं, राइट। अब अगर इनकी इन डिग्री जीरो है तो इसका मतलब ये अगेन एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अब देखो डैक्स के अंदर जो मेन हमारा एप्लीकेशन है वो है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेशन। तो किसी भी डैग के अंदर हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर सकते हैं एंड लॉन्गेस्ट पाथ से करेंगे। इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम टू बी सॉल्व ऑन डैग, तो मैंने आपको बता दिया कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेशन। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है? देखो, सॉर्टिंग या फिर ऑर्डर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करना। लाइक आपका असेंडिंग ऑर्डर होता था ना जिसमें आप छोटे से बड़ा सेट करते थे, या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता था ना कि बड़े से छोटा सेट करते थे। वैसे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हम सेट करेंगे अपने वर्टेक्स को। ठीक है, तो देखो, it is a linear ordering of graph vertices such that for every directed edge uv from vertex u to vertex v, u come before v in the ordering। देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपके पास कोई दो वर्टेक्स दिए गए हैं जहां पे आपका डायरेक्शन जो है वो u से v की तरफ जा रहा है, तो जब भी आप इसकी सॉर्टिंग करेंगे तो जो u है जहां से निकल रहा होगा, जहां पे आपका इनिशियल पॉइंट होगा, उसको हमेशा आप सॉर्टिंग में आगे रखोगे, वहीं आप v को बाद में रखोगे। ठीक है, देखो मैं सॉर्टिंग को मैं शॉर्टिंग बोल देना, तो उसमें बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन में मत जाना। ठीक है, चलो, ट्रिक टू डू टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अब ये ट्रिक को एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को समझने के लिए आपको बस 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। चेक इन डिग्री, रिमूव इन डिग्री इक्वल टू 0 एंड रिपीट द सेम। तो जैसे हमने जो पिछले जब हमने एग्जांपल देखा था तो इसमें जो चीज़ हम कर रहे थे वही चीज़ हमें सब में करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका इन डिग्री चेक करेंगे। अब जिसका भी इन डिग्री 0 होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, एंड फिर दोबारा से इन डिग्री चेक करेंगे एंड दोबारा से जिसका भी इन डिग्री 0 होगा उसको रिमूव करते जाएंगे। यही प्रोसेस हम एंड तक करेंगे एंड हमारे पास एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि हमको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिले। तो देखो, हमारे पास एक यहाँ पे ग्राफ गिवन है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे हमको दो ऑप्शन दिए गए हैं, बी ए डी सी या फिर ए बी सी डी। हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से
करेक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होगा? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले काम आप यही करो कि इनकी इन डिग्री लिख दो। ठीक है, तो बी की इन डिग्री यहाँ पे कितनी है? 0, क्योंकि कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं कर रहा है। ए की इन डिग्री कितनी है? इसमें एक एच जो है वो एंटर कर रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा। बी की इन डिग्री की बात करें तो इसमें 2 लोग एंटर कर रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री 2 हो जाएगी। सी की इन डिग्री की बात करें तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब पहला स्टेप आपने कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? 0 वाले को रिमूव कर दो। अब मान लो आप यहाँ पे बी है ही नहीं, तो आपके पास बचेगा क्या? ए, बी एंड सी। ठीक है, जो डायरेक्शन जैसे बनाई हुई थी वैसे बना के छोड़ दो। ठीक है, ओके। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो, अब अगर आप चेक करोगे बट यहाँ पे इन डिग्री, तो ए की इन डिग्री 0 है, बी की इन डिग्री 1 है क्योंकि इसके अंदर एक चीज एंटर कर रही है, एंड सी की इन डिग्री भी 1 है। ठीक है, अच्छा देखो, जिसको आपने रिमूव करा है उसको अपने आंसर में लिखते जाना। ठीक है, जैसे आपने बी को रिमूव करा है तो बी को लिख दो। चलो अब अगला देखते हैं। यहाँ पे अब हमें ए को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 है, तो ए आपका अब आंसर में आ गया। सही। चलो अब इसको गायब कर दोगे तो आपके पास डी और सी बस यही बचेगा। अब आपकी देखो, जो नया आपका इन डिग्री बनेगा वो डी के लिए 0 हो जाएगा, वहीं सी के लिए 1 रहेगा। ठीक है, देखो, बी से सी की तरफ जा रहा था ना यहाँ पे आपका डायरेक्शन, तो अब आपका आंसर में अगला यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप डी को रिमूव कर दो तो आपका जस्ट सी बच रहा है। अब सी अकेला तो इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली 0 हो गई, तो यही आपका फाइनल आंसर में आ गया। इसका मतलब बी ए डी सी हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, एंड यही हमारा पर्टिकुलर आंसर होगा। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे नहीं हो सकता, ये रहोगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जस्ट आपको यहाँ पे इन डिग्री चेक करनी है, जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी उसको रिमूव करते जाना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट सेट कर सकते हो। ठीक है, चलो, अब इस पर्टिकुलर केस के लिए भी हमें यहाँ पे टोपोलॉजिकल सीक्वेंस लिखना है। तो चलो, सबसे पहले काम क्या करेंगे? इन डिग्री चेक करेंगे सबकी। तो लिख लेते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम सबकी लिखना स्टार्ट करें तो ए की इन डिग्री 0 हो जाएगी क्योंकि कुछ भी इसमें एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, बी की इन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे एक चीज ही बस एंटर करी, देखो ए से एक ही है यहाँ पे अंदर जा रही है ना बी के, तो इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी। सी की बात करें तो इसमें एक, दो, दो लोग एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी इन डिग्री 2 हो जाएगी। ओके, अब एफ की बात करें तो इसमें एक, एक एंड दो, दो लोग एंटर कर रहे हैं, तो इसकी भी 2 हो जाएगी। ठीक है, ई की बात करें तो यहाँ पे बी से एक एंटर कर रहा है, डी से एक एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी भी 2 हो जाएगी। एंड डी की बात करें तो इसमें ए से एक चीज बस एंटर हो रही है, तो इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि आपका जो यहाँ पे 0 डिग्री वाला है वो ए है, तो आपका जो फाइनल आंसर है उसमें आप ए लिख दो। अब ए को आप गायब कर दोगे इस पूरे सीक्वेंस से। ठीक है, अगर आप ए को गायब कर दोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? बी, बी से सी, सी से एफ। ठीक है, एंड यहाँ से भी एक ई निकल रहा था। ठीक है, पूरा प्रॉपर ये डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम ध्यान से बनाना, कोई गलती मत कर देना। ठीक है, खास के डायरेक्शन का। और यहाँ पे आपका डी था। ठीक है, ये रहा। ओके, अब आपको दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप इन डिग्री चेक करोगे तो डी की इन डिग्री 0 है, बी की इन डिग्री 0 है। ठीक है, सी की इन डिग्री अभी भी 2 है, एफ की अभी भी 2 है, एंड ई की अभी भी 2 है। अब देखो, आपके पास दो लोग हैं अब यहाँ पे 0 इन डिग्री वाले। अब आप इन दोनों में से किसी को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली अप टू यू है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि आपका आंसर गलत आ रहा है या लगा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो भी हमारा टोपोलॉजिकल सीक्वेंस होता है ये यूनिक नहीं होता। मतलब हो सकता है कि एक ही ग्राफ के लिए 2-3 अलग-अलग टोपोलॉजिकल सीक्वेंस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 0 इन डिग्री वाले भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे 0 एंड 0 दोनों में ही है, बी में भी एंड डी में भी। अब आपकी मर्जी कि आप किसको रिमूव करोगे। फॉर एन इंस्टेंस, लेट्स से कि हमने यहाँ पे डी को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है उसमें हमने डी लिख दिया अगला। अब यहाँ पे डी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, जब आप डी को रिमूव करोगे, ठीक है, मान लो मैंने ये मिटा देता हूँ मैं। अब डी को आप रिमूव कर चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे नई इन डिग्री लिखते हैं इन सबकी। तो देखो, अब आपकी बी की इन डिग्री 0 है, ई की इन डिग्री अभी आपकी यहाँ पे 1 हो जाएगी, एफ की इन डिग्री आपकी 2 है, सी की भी 2 है। अब अगला आपको दिख रहा है कि आपको बी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फाइनल सीक्वेंस में बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। ठीक है, अलग कर दिया इसको। ओके, अब आप अपनी नई इन डिग्री चेक करोगे। देखो, अब मैं तो एक ही डायग्राम में कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इरेज करने का ऑप्शन है, बट आपको अलग अलग डायग्राम बनाने होंगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे नई इन डिग्री चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी ई की इन डिग्री हो जाएगी 0 क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है। सी की इन डिग्री आपकी 1 है, एंड एफ की इन डिग्री आपकी 2 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप ई को रिमूव करोगे तो आपका फाइनल आंसर में अब ई आ जाएगा। ठीक है, अब आपका बच क्या रहा है यहाँ पे? सी एंड एफ। ठीक है, जस्ट यही दो चीजें बची हैं, एंड आपका सी से एफ की तरफ डायरेक्शन है। अब इन डिग्री इसकी 1 हो जाएगी एंड इसकी 0 हो जाएगी।
इसका मतलब आप सी को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर में सी आ जाएगा। अब जस्ट आपका एफ बच रहा है तो इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली जीरो हो गई। इसका मतलब ये आपका लास्ट में आएगा। तो ये आपका टोपोलॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। ए डी बी ई सी एफ। इसके अलावा एक और सीक्वेंस हो सकता था। अगर आप यहाँ पे डी की मतलब डी की जगह पहले बी को रिमूव करते तो आपका एक और सीक्वेंस बन सकता था। तो वो कंप्लीटली सही है, उसमें भी कोई बिल्कुल एरर वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं टोपोलॉजिकल सीक्वेंस, बहुत सिंपल है, जस्ट आपको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जो आपका हाई मार्क्स का है, एंड साथ ही साथ इसमें आपको कम एफर्ट रिक्वायर्ड रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने में देखने में लोग डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसकी हेल्प से आपके दिमाग में माइंडसेट एकदम प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। चलो, अब लॉन्गेस्ट पाथ की बात करते हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे लंबा रास्ता, ठीक है। अभी जैसे हम ये सीक्वेंस लिख रहे थे, अगर हमसे कोई बोल देता कि ये बताओ ए से लेके एफ तक का जो लॉन्गेस्ट रूट है वो क्या है, तो आप कैसे बताते, ठीक है। इसको ही फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पाथ। तो एक बार देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ डैग फ्रॉम अ गिवन सोर्स वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स का मतलब है जहां से आप स्टार्ट कर रहे थे, जो आपको गिवन होता है, टू अ डेस्टिनेशन वर्टेक्स यानी कि आपका फाइनल वर्टेक्स। व्हेन द डैग हैज नो एज वेट्स। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एज वेट नहीं होगा, अभी आपको एज वेट पता नहीं होगा कि क्या होता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया के रूप में बता देता हूँ। अभी आपने अगले वाले पार्ट में ये वाली चीज पढ़नी भी है, तो देखो आपको पता है कि ए से लेके बी वर्टेक्स तक हम एक एज बनाते हैं, ये जो एरो होता है ये हमको एज डिनोट करता है। अब ये इस एज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा तो हम इसका एज वेट वन मान के चलते हैं। अगर मान लो इसकी एज वेट जो है वो टू है, इसका मतलब है आपको ए से बी जाने में दो एज लग रही है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। या फिर इस एज की वैल्यू टू टाइम्स है, ठीक है। तो ये समझ लो जस्ट एक तरह से वैल्यू है इनकी, और कुछ नहीं। ओके। अगर आपको एज वेट नहीं गिवन होगा तो जस्ट आप नंबर ऑफ एजेस के थ्रू भी लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका सूडो कोड गिवन है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से आप इस एल्गो को सेट कर सकते हो अपने पीसी में, या फिर जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है। चाहे वो सी हो चाहे पाइथन हो, सब में ये एक सूडो कोड है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सूडो कोड आपके अभी मैथ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सूडो कोड से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैथमेटिक्स 01 में आपके इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ना कि सूडो कोड्स, ठीक है। सूडो कोड वगैरह ये सब आपका सीएस में या सीटी में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लेट से हम अपने मन से मान लेते हैं कुछ। आपको कैलकुलेट करना है कि 0 से लेके 6 तक आपको जाना है, ठीक है। 0 आपका इनिशियल सोर्स वर्टेक्स हो गया, एंड जो 6 है वो आपका डेस्टिनेशन वर्टेक्स हो गया। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि लॉन्गेस्ट रूट क्या होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट रूट क्या होगा या लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो जस्ट बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे लगा लो कि ये आप अभी आप यहाँ पे खड़े हो 0 पे, आपको 6 तक जाना है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि सबसे लंबा रास्ता कौन सा होगा, तो आप दो आपके पहले देखोगे कि आपके पास टोटल कितने रास्ते पॉसिबल है, राइट। 0 से 6 तक पहुंच आप कैसे पहुंच सकते हो, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो पहला तरीका ये है कि आप 0 से 1 पे जाओ, 1 से 3 पे जाओ, 3 से 6 पे जाओ, राइट। तो लिख लो 0 से 1, 1 से 3, 3 से 6। आप इस तरीके से 0 से 6 तक पहुंच सकते हो। या फिर आपके पास एक और तरीका हो सकता है कि आप 0 से 3 पे जाओ, मतलब सॉरी 0 से 2 पे जाओ, 2 से आप 4 पे जाओ, 4 से आप 5 पे जाओ, 5 से आप 3 पे जाओ, 3 से आप 6 पे जाओ, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 6। तो आपके पास यही दो रास्ते हैं, और कोई रास्ता तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शंस। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितनी इनकी एज वैल्यूज है। देखो सिर्फ आप ये देख के नहीं बता सकते कि ये छोटा लग रहा है देखने में, ये बड़ा लग रहा है तो ये लॉन्गेस्ट होगा, नहीं। आपको यहाँ पे एज वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एज वेट गिवन है इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो अगर यहाँ पे ये जो 4, 6, 5 ये सब नहीं लिखा है, तब आप उस पर्टिकुलर केस में कह सकते थे कि हाँ ये हमारा शॉर्टर रूट है, ये हमारा लॉन्गर रूट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे एज गिवन नहीं होती तो आप नंबर ऑफ एजेस के रूप में बताते। तो नंबर ऑफ एजेस आपको दिख रही है कि यहाँ पे 1, 2, 3 है, एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला लॉन्गेस्ट हो जाता। बट क्योंकि आपको यहाँ पे एज वैल्यू गिवन है तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो 0 से 1 तक आपको यहाँ पे जो एज वेट है वो आपको दिया हुआ है एज वेट, ठीक है। आपको 4 दिया हुआ है। 1 से 3 तक आपको एज वेट 6 दिया हुआ है। 3 से 6 तक आपको एज वेट 5 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे टोटल एज वेट देखोगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल एज वेट कितना आ रहा है, 6, 4, 10, 10 और 5, 15। चलो बहुत अच्छे। तो आप ऐसे लगा लो
कि आपको यहाँ पे 15 कदम लग रहे हैं पहुंचने में 0 से 6 तक। अब नीचे वाले में चेक करते हैं। तो 0 से 2 तक आपको समझ लो 3 एज वेट है, यहाँ पे 3 कदम लग रहे हैं। 2 से 4 तक आपको 2 कदम लग रहे हैं। 4 से 5 तक आपको 1 कदम लग रहा है। 5 से 3 तक आपको 2 कदम लग रहे हैं। एंड 3 से 6 तक आपको 5 कदम लग रहा है। अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 3 और 2 6 हो गए, 6 1 7, 7 और 2 9 एंड 9 और 5। ओ, एक सेकेंड, कोई एरर तो नहीं कर दिया? देखो, 3 to 5, सॉरी, 3 to 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, राइट? क्या मुझसे एडिशन करने में कैसे एरर हो सकता है? एक बार देख लेते हैं। 3 और 2 5 हो गए, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, ठीक है? तो हाँ, 13 आ रहा है। एक बार देख लेना, हो सकता है कि मैं, क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ तो इसलिए हो सकता है मैं एडिशन में कोई गलती कर दूं, तो आप इसको चेक कर लेना। ओवरऑल काम की बात ये है कि आप एजुवेट का टोटल निकालोगे। एंड जिसका भी एजुवेट जो होगा वो ज्यादा होगा वो आपका लॉन्गेस्ट रूट कहलाएगा, एंड जिसका भी एजुवेट आपका कम होगा वो आपका शॉर्टर रूट कहलाएगा। तो अगर आपसे लॉन्गेस्ट रूट पूछ रहे हैं तो आप 0 से लेके 6 तक ये वाला रूट बताओगे, 0 1 3 6, ठीक है? वही अगर आपसे सेम केस में पूछ लेता कि शॉर्टेस्ट रूट बताओ, तो आप ये नीचे वाला कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तो दो ही रास्ते पॉसिबल है। हो सकता है आपके जो दूसरा ग्राफ आपके क्वेश्चन में आएगा उसमें एक और रास्ता गिवन हो, ठीक है? हो सकता है आपको यहाँ पे ऐसे कुछ भी दे दे कि मान लो ये बीच में ए पॉइंट दे दिया, ये आपका यहाँ से कनेक्टेड है, इसमें यहाँ तक आने में आपको 2 लग रहा है, यहाँ पे 5 लग रहा है। तो इस केस में आपको 2 5 यानी कि 7, 7 और 5, 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पे लग सकते हैं आपको, ठीक है? 12 वाला, 12 स्टेप्स लग रहे हैं। तो ऐसे आपको अलग अलग जितने भी पर्टिकुलर केसेस बनेंगे वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है? जस्ट आपको एज वेट का टोटल करना है। अगर आपको एज वेट नहीं गिवन है तो आप देख लोगे कि कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है? तो यही है आपका लॉन्गेस्ट रूट, ठीक है? बहुत एकदम बेसिक है, बहुत ज्यादा बच्चे इससे डरते हैं, बट आपको नहीं डरना है, ठीक है? ट्रांजिटिव क्लोजर। इन ग्राफ थ्योरी द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ। तो देखो ये भी एक पर्टिकुलर एक तरीके का ग्राफ ही है दैट रिप्रेजेंट अ रीकैपेबिलिटी, ठीक है, रीचेबिलिटी सॉरी, बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ द वर्टिसेस। तो बेसिकली ये हमको कैलकुलेट करके बताता है कि सारी चीजें एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, या फिर ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे कितने पाथ रूट बन सकते हैं, ठीक है? तो देखो इसको डी सी जी ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। डी सी का मतलब हो गया, सॉरी, टी सी का मतलब हो गया ट्रांजिटिव क्लोजर, एंड जी का मतलब हो गया ग्राफ, ठीक है? तो जी आपका यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ है। तो लेट से आपके पास एक ये पर्टिकुलर ग्राफ है। तो अगर आपको यहाँ पे लेंथ वन पाथ देखना है, मतलब एक एज में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, तो आप देखो ए से बी तक जा सकते हो। देखो ए से बी तक आपको एक ही एज यहाँ पे रिक्वायर्ड हुई है। सेम तरीके से आप कह सकते हो कि बी से सी आप जा सकते हो, यहाँ पे भी एक एज रिक्वायर्ड है। सी से आप एज एक तक जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक ही एज रिक्वायर्ड है। एंड आप डी से बी तक जा सकते हो, ठीक है? तो इन पर्टिकुलर केसेस में आप एक ही एज से आप एक ही स्टेप में पहुंच सकते हो। वही अगर आप लेंथ टू की बात करोगे तो आप देखो ए से अगर आप दो स्टेप आपके पास, तो आप ए से बी तक जा सकते हो एंड बी से सी तक जा सकते हो। तो ओवरऑल आप ए से सी तक आ सकते हो दो स्टेप में, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ए से सी तक आप दो स्टेप में आ सकते हो, ठीक है? अब देखो सेम तरीके से आप ये देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कंबाइन कर सकते हो ए से बी तक एंड बी से सी तक, तो आप यहाँ पे ए से सी तक पहुंच पाओगे। सेम तरीके से आप सी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? अगर आपको मान लो सी से बी तक पहुंचना है तो आप कैसे जा सकते हो? सी से ए, देन ए से बी। तो आपको यहाँ पे भी दो स्टेप रिक्वायर्ड हुए हैं, ठीक है? अब वहीं अगर आपसे कहा जा रहा है कि 3 स्टेप कैलकुलेट करो, ठीक है? 3 स्टेप में आपको पहुंचना है तो आप क्या-क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है? तो देखो अ, मतलब यहाँ पे तो लिखा नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट्स से अगर आपको बी से ए तक जाना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप रिक्वायर्ड होंगे। देखो डी से बी, बी से सी, देन सी से ए, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो लेंथ होगी वो 3 रिक्वायर्ड होगी। तो जस्ट आपको ये अलग-अलग लेंथ बता रहा है कि आप कितने स्टेप में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है? चलो, अब इसके एप्लीकेशन क्या-क्या हो सकते हैं? तो ये जो भी हमने पढ़ा है, ये अपना डैग वगैरह, इनका एप्लीकेशन क्या है? आप इनको यूज़ कर सकते हो सोशल नेटवर्क्स में। इन सोशल नेटवर्क एनालिसिस द ट्रांजिटिव क्लोजर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द इनडायरेक्ट कनेक्शन। तो देखो आपको दिख रहा है कि इसमें यहाँ पे टोटल ओवरऑल कनेक्शन हम चेक कर रहे हैं कि कौन किससे कनेक्टेड है, कितने रूट लग रहे हैं, कितने रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, ठीक है? तो आप इनके हेल्प से एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो अलग-अलग लोगों के बीच में इन द सोशल मीडिया नेटवर्क कनेक्शन। अब डेटाबेस सिस्टम में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ट्रांजिटिव क्लोजर कैन बी यूटिलाइज्ड इन डेटाबेस सिस्टम टू कंप्यूट द ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस इनेबलिंग एफिशिएंट क्वेरिंग एंड एनालिसिस। तो बेसिकली आपका डेटाबेस आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सेट ऑफ डेटा होता है। उसके अंदर आपके पास दुनिया भर की चीजें रहती है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है।
तो आप उनके कनेक्शन को एक स्टेबल कर सकते हो, आप प्रॉपर वे में सेट कर सकते हो, या फिर उनको एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसमें रिजॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस। ठीक है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो, तो ये तो आप पढ़ ही रहे हो, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जस्ट ये एक एप्लीकेशन है जो पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में ही पूछ सकता है। ठीक है। चलो, कंक्लूजन ये रिकैप दिया गया पूरी चीज़ों के बारे में कि ये आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो कि इंटरकनेक्ट करता है, रीचेबिलिटी वगैरह को कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, एक रिलेशनशिप स्टेबल करता है सारे पेयर ऑफ वर्टिसेस में। ठीक है। तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, रीडिंग कर लेना। चलो, अब एक और हमारे पास यहाँ पे अगला टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स होगी तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड इवन हमने पिछली वीडियो में भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी में हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने में ग्राफ का। ठीक है। मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्राफ सच एज एडजेसेंसी, रीचेबिलिटी एंड पाथ। ठीक है। तो तीन तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं, इवन इससे भी कई ज्यादा हो सकते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। रीचेबिलिटी मैट्रिक्स एंड पाथ मैट्रिक्स क्या होता है अब हम उसको देखेंगे। ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एप्लीकेशन। अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो? तो देखो, मैथमेटिकली तो बहुत यहाँ पे इजी है। आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप 11th क्लास के में जाके 12th क्लास में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैट्रिक्स गिवन रहती है, एक पर्टिकुलर चैप्टर रहता है। इवन मैंने भी अपने चैनल पे मैट्रिक्स का चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है। तो मान लो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। बाकी आपको दिख रहा होगा कि मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है, तो आप इसके हेल्प से आप अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल सकते हो ए। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे निकालते हो। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये पूरा सेटअप करते हैं। ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है एंड आपको ये चीज आती है। अब मान लो आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना था, आपसे कहा जा रहा है कि ए क्रॉस ए निकालो, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करो या फिर ए स्क्वायर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अब हमें कैलकुलेट करनी होगी। अगर मान लो आपसे कह रहा है ए क्यूब निकालो, मतलब ए मल्टीप्लाई ए करो, तो आप कैसे करोगे? ठीक है। एंड ये जो आप ए करो इसका मीनिंग क्या है, अभी हम इस सारी चीजों को डेप्थ में समझेंगे। ओके। तो देखो, यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बताई दी कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस ए। ठीक है। तो जस्ट आपका यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे ये पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास रीचेबिलिटी का पता चल जाता है हमें। ठीक है, कि कौन किससे कनेक्टेड है, कौन कहाँ तक रीच कर सकता है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, ये पर्टिकुलर चीज जो है ये आपकी रीचेबिलिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये आपका ट्रांजिटिव क्लोजर बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है। एंड इसी की हेल्प से हम पाथ मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो ये जो आपका ए डैश है ये आपको रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रांजिटिव क्लोजर या पाथ मैट्रिक्स। अब देखो, ए का मतलब होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का मतलब होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में। ए क्यूब का मतलब होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो अप टू ए एन। अब ये एन क्या है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ओवरऑल कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है क्वेश्चन में आपके पर्टिकुलर ग्राफ में। ठीक है। चलो, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, इससे हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो देखो, आपके पास यहाँ पे टोटल 4 वर्टिसेस हैं। इसका मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी रीचेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है। रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है। ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, रीचेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या, आपको ए डैश निकालना है। अब आपके पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस गिवन है, तो आप यहाँ पे 4 तक ले जाओगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4। ठीक है, ए की पावर 4 आपको यहाँ तक ले जाना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, देन आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, देन आपको ए 4 निकालना पड़ेगा। एंड एंड में क्या करना पड़ेगा, इन सारे मैट्रिक्सेस को आपस में ऐड करना पड़ेगा, तो आपका ए डैश निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये आपका रीचेबिलिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके। अब देखो, एक बार देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना तो बहुत ईजी है। अब देखो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता था, हम पहले जितने भी हमारे पास वर्टेक्स गिवन थे उसको लिखते थे यहाँ पे वर्टिकली, V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है, एक बार आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे V1 V2 V3 एंड V4। अब देखो, अब हम यहाँ पे कनेक्शन स्टेबल करेंगे कि V1 से V1 कनेक्टेड है। तो देखो, ये आपका V1 है, क्या ये खुद से कनेक्टेड है? खुद तक ये पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, जीरो। अगर नहीं पहुंचेगा तो जीरो, अगर पहुंचेगा तो वन। ठीक है। तो देखो, ए की पावर वन का मतलब है आपको एक ही एज यूज करनी है। ठीक है, मतलब एक ही एज, एक ही स्टेप में आपको पहुंचना होगा। ठीक है।
देखो V1 और V2 क्या एक स्टेप में कनेक्टेड है? तो देखो V1 ये रहा, V2 ये रहा। क्या आप V1 से V2 तक जा सकते हो? नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आपको अलाउ नहीं कर रही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। अब V1 से V3 आप जा सकते हो? तो देखो V1 से V3 आप एक स्टेप में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन अलाउ नहीं कर रही है। तो ये भी 0 हो जाएगा। अब V1 से V4 देखते हैं। क्या V1 से V4 आप एक स्टेप में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है? अब देखो अब सेम यहाँ पे हम नीचे वाले के लिए भी करेंगे। V2 से V1 तक आप जा सकते हो एक स्टेप में? तो देखो V2 से आप V1 एक स्टेप में बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। अब V2 से V2 आप खुद तक पहुंच सकते हो यहाँ पे एक स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में? नहीं, 0। अब V2 से V3 जा सकते हो? V2 से V3 आपको एक स्टेप में जाना है, हाँ ऊपर से नीचे जा सकते हैं, तो ये 1 हो गया। अब V2 से V4 देखते हैं। V2 से V4 आप एक स्टेप में जा सकते हो, ये भी 1 हो गया। राइट? अब देखो V3 से V1 हम देखते हैं। तो V3 से आप V1 एक स्टेप में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, तो ये 1 हो गया। अब V3 से V2 जाना है आपको, ठीक है? तो V3 से V2 आप एक स्टेप में नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्शन आपको अलाउ नहीं कर रही है। तो ये 0 हो जाएगा। V3 से V3 अब देखो खुद तक यहाँ पे एक स्टेप में पहुंचा जा सकता है? तो ये नहीं पहुंचा जा सकता। देखो आपका V3 है ना, आप एक ही स्टेप में यहाँ पे नहीं जा सकते ना, खुद तक रीच कर ही नहीं सकते हो एक स्टेप में। तो ये भी 0 हो जाएगा। V3 से V4 तो आप V3 से V4 आई थिंक नहीं जा सकते हो। अच्छा सॉरी, जा सकते हो, ये रहा नीचे एक और रूट गिवन है ना, तो आप यहाँ पे जा सकते हो V3 से V4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है? अब V4 की बात करते हैं। क्या आप V4 से V1 तक जा सकते हो एक स्टेप में? ऊपर की तरफ जा सकते हो? नहीं जा सकते क्योंकि ये डायरेक्शन आपको अलाउ नहीं कर रही है। अब देखते हैं अगला। V4 से V2 जा सकते हो? तो V4 से V2 आप नहीं जा सकते, डायरेक्शन अलाउ नहीं कर रही है। V4 से V3 एक स्टेप में, हाँ यहाँ जा सकते हो आप। ठीक है, देखो तो ये आपका 1 हो जाएगा। V4 से V4 खुद तक एक स्टेप में नहीं जा सकते। तो ये आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया है। ओके। अब लेट से आपको यहाँ पे अब ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आपने ए की पावर 1 यानी कि पहले वाला निकाल लिया, अब ए स्क्वायर निकालोगे। देखो ध्यान से देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब आपको ए स्क्वायर निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ए की पावर 1 का मतलब होता है आपको एक स्टेप में पहुंचना होता है। ए की पावर 2 का मतलब अब आपको यहाँ पे 2 स्टेप में पहुंचना होगा। ठीक है, तो देखो V1 V2 V3 V4 आपने लिख लिया यहाँ पे वर्टिकली, सॉरी, हाँ वर्टिकली तो था। ठीक है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं इसको V1 V2 V3 एंड V4। चलो अब देखो, अब यहाँ पे आपको V1 से V1 पहुंचना है 2 स्टेप में। ठीक है, 2 स्टेप लिखा हुआ है। तो V1 से V1 आप 2 स्टेप में जा सकते हो। तो आप यहाँ पे हो, क्या आप खुद तक 2 स्टेप में पहुंच सकते हो कहीं से भी? तो देखो यहाँ से तो रास्ते ये कि आप यहाँ से V4 तक जा सकते हो, देन आप V4 से V3 जा सकते हो, देन V3 से V1 आ सकते हो। तो टोटल आपको 3 स्टेप रिक्वायर्ड हुए, ना कि 2। तो यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखो V1 से V2 आप 2 स्टेप में जा सकते हो। तो V1 से आपको V2 यानी कि यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि देखो V1 से V4 जा सकते हो, V4 से V3 जा सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्शन ही अलाउ नहीं कर रही है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब V1 से V3 2 स्टेप में जाना है। तो देखो V1 से आप V4 जा सकते हो, V4 से आप V3 जा सकते हो। तो आपका स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, तो आपको 2 स्टेप में आप यहाँ पे पहुँच गए। तो इसका मतलब यस यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप जस्ट एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप पहुँच सकते हो। ठीक है, अब V4 चेक करते हैं। V1 से V4 जाना है, तो यहाँ पे तो आप एक ही स्टेप में पहुँच रहे हो, 2 स्टेप में नहीं पहुँच रहे। तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। ठीक है? चलो बहुत अच्छे। अब V2 से V1 जाना है। तो V2 से V1 आप पहुँच सकते हो एक स्टेप, मतलब 2 स्टेप में। ठीक है? ए स्क्वायर है तो 2 स्टेप में पहुँचना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे पहुँच सकते हो। तो देखो V2 से आप V3 जा सकते हो, देन V3 से आप V1 जा सकते हो। तो देखो V2 से आप ओवरऑल V1 तक रीच कर रहे हो 2 स्टेप में, तो यस पॉसिबिलिटी है। क्या इकलौती यही पॉसिबिलिटी है? हाँ, यही एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है? क्योंकि देखो अगर हम इस वाले रूट को फॉलो करेंगे तो एक स्टेप में पहुंचेंगे। ठीक है, एंड दूसरा रूट तो यही है, इसके अलावा तीसरा रूट कोई बनता नहीं। आप अगर V2 से V4 तक भी आओगे तो यहाँ पे आप डायरेक्शन आपको अलाउ नहीं कर रही है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ओवरऑल एक ही सोल्यूशन बन रहा है जहाँ पे आप V2 से V1 तक रीच कर सकते हो 2 स्टेप में। अब V2 से V2 तक आप क्या 2 स्टेप में आ सकते हो? अब आपको खुद तक रीच करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो V2 से आप V4 तक जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। आप यहाँ पे V4 से V3 जाओगे तो ये 2 स्टेप में भी आप यहाँ पे V3 तक ही पहुँचे, एंड ऊपर अपने तो खुद तक तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, और कोई यहाँ पे रास्ता तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप अलाउ नहीं हो रहे, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब V2 से V3 आपको जाना है 2 स्टेप में। तो V2 ये रहा, V3 है। देखो एक तो ये कि आप सिंगल स्टेप में जा सकते हो, आपको सिंगल स्टेप में देखना ही नहीं है, आपको 2 स्टेप में पहुँचना है। तो देखो V2 से आप V4 तक जा सकते हो,
देन V4 से आप V3 तक जा सकते हो। तो एक रूट तो ये बन गया, राइट? सही कहा? ओके, हाँ, तो V2 से आप V4 जा सकते हो, देन V4 से आप V3 जा सकते हो। एक रूट ये बन गया। और कोई पॉसिबल रूट है यहाँ पे V2 से V3 तक का? तो देखो, अगर हम यहाँ पे इस वाले रूट को भी कंसीडर करके चल लें, V2 से V1, देन V1 से V4, फिर V1 से V3, तो यहाँ पे तो 3 स्टेप का बन गया, तो दिक्कत है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते कि यहाँ से, क्योंकि डायरेक्शन अलाउ नहीं कर रही है। तो आपका ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है? चलो, अब अगला वाला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ये लेंथी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर इवन अगर आप थोड़ा शॉर्टकट मारना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको निकालना आता ही है, तो आपने ए निकालना सीख लिया। ओके, आपके पास एक पर्टिकुलर ए आ चुका है। अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है कि ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो आप इसी सेम मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका ये पूरा पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको अपने 12th वाली सीरीज में जो मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया हुआ, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? या फिर इवन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए। चलो, बाकी एक बार ये जो कन्वेंशनल मेथड है इसको देख लेते हैं। अब आपको V2 से V4 तक जाना है 2 स्टेप में। देखो, V2 से V4 तक जाना है 2 स्टेप में, तो क्या जा सकते हो? हाँ, देखो, एक स्टेप तो ये बन रहा है, V2 से V1 चले जाओ, V1 से V4 चले जाओ, ठीक है? एंड आई थिंक यही एक बन रहा है, क्योंकि देखो V1 से V4 डायरेक्ट जाने पे तो एक ही रूट बन रहा है। एंड अगर ये आप V2 से V3 तक रीच करोगे, अच्छा देखो, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो, V2 से आप V1 गए, V1 से आप V4 गए, तो एक तो ये हो गया। एंड दूसरा ये हो सकता है कि आप V2 से V3 गए, देन V3 से आप V4 गए, ठीक है? नीचे वाला रूट आपने अपना लिया। तो यहाँ पे ये 2 रास्ते बन सकते हैं, मतलब एक और रास्ता पॉसिबल है। तो 1 + 1, 2 रास्ते हैं ना यहाँ पे, एक रेड वाला, एक ग्रीन वाला। तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, ठीक है? तो 2 रास्ते हो गए आपके पास। ओके, अब सेम तरीके से आप अगला वाला कैलकुलेट कर लो। देखो, V3 से आपको V1 तक जाना है, तो V3 पे आपको आपको V1 तक जाना है, वो भी 2 स्टेप में। तो क्या पॉसिबिलिटी आपको ये चेक करना है, तो देखो, V1 से आप V3 से आप V1 तक या तो डायरेक्ट जा सकते हो, मतलब एक स्टेप में। हमको तो 2 स्टेप में जाना है। ओके, एंड एक ये है कि V3 से आप V4 तक जा सकते हो, बट इसके आगे भी यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी आगे बन नहीं रही V1 तक जाने की। तो इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऐसा रूट नहीं है जहाँ पे आप 2 स्टेप से V3 से V1 रीच कर पाओगे, तो ये इसका 0 हो जाएगा। ठीक है? सेम तरीका लगा के अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 0, 0, 1, 1 आएगा। एंड ये आपका 1, 0, 0, 1 आएगा। ठीक है? अच्छा, एक ये मैं ये पर्टिकुलर केस समझा दूँगा आपको कि V3 से अगर आपको V3 तक जाना है, तो देखो, ये 1 कैसा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, V3 से अगर आपको खुद को ही रीच करना है तो आप कर सकते हो। देखो, V3 से आप मान लो V4 पे गए, देन V4 से वापस V3 पे गए। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में आपने V3 से स्टार्ट करते हुए 2 स्टेप में आप वापस रिटर्न कर गए। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमने इस वाले केस में 1 लिखा है। ठीक है? तो आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। सेम प्रोसेस में आप A3 भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको 3 स्टेप में निकालना पड़ेगा। 3 स्टेप में सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन A4 में आपको 4 स्टेप में सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है? आप एक बार कैलकुलेट कर लोगे सारी चीज़ें, तो आपको अगर आपका जो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स चाहिए होगा, आप उसमें क्या करोगे, इन सारे मैट्रिसेस का सम कर दोगे। अब मैट्रिसेस का सम का मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है ये 4 क्रॉस 4 की आएंगे, तो सारी मैट्रिक्स आपको ऐसी दिखेंगी, जिसमें 4 और 4 कॉलम होंगे। ठीक है? आप देखो, अगर आप इनको ऐड करोगे तो कैसे करोगे? देखो, मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, A1 और A2 को मान लो आप ऐड कर रहे हो, तो कैसे करोगे? ठीक है? देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है। ठीक है? ये आपका A1 है, ठीक है? एंड ये आपका A2 है, ठीक है? ये ओके, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, हाँ, चलो, तो ये लेट्स से आपका ये ए स्क्वायर है, ठीक है? आपको इन दोनों को एडिशन करना है, मान लो मैट्रिक्स एडिशन में आपको सिखा रहा हूँ। तो 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 0 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 सॉरी 1 + 2 3 होता है। तो आप आगे भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, 1 और 0 1 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 0 और 1 सॉरी 1 और 1 2 हो गया। ठीक है? तो एक बार देख लेना, मैं एडिशन में हो सकता है गलती कर दूं, बट मतलब करूंगा नहीं, बट एक बार फिर भी जस्ट आप चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि आज मेरे को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। ठीक है? तो आप एक बार चेक कर लेना, बाकी कंसेप्ट यही है। 0 और 1 1 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 0 एंड 1 1 हो गया। तो ये आपका मैट्रिक्स सम है, ठीक है? तो देखो,
अब आपने जैसे ये ए स्क्वायर तक करा है, ठीक है? आप ऐसे ही क्या करोगे, बाकी A3 को भी इसमें ऐड करोगे, A4 को भी ऐड करोगे, ठीक है? सब में सारा कुछ ऐड करने के बाद आपके पास कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स आएगा। अब उसमें जितने भी नंबर लिखे होंगे, वो आपको रास्ते बताएगा कि आप कितने को रीच कर पा रहे हैं, कितने को रीच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो देखो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना किनके बीच में कितना कनेक्शन है। लाइक आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, लेट्स से मैं ये हाइपोथेटिकल रिजल्ट अज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है? मान लो आपका इन सब को ऐड करने पे V1 V2, सॉरी V1 V2 कह रहा हूँ, मान लो ये कि मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? कि सबको ऐड करने पे a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4, इन सबको ऐड करने पे लेट्स से आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है 1002, 2103, 0115403 2, ठीक है? आपके पास ये आ रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि कौन किससे कितना कनेक्टेड है। लाइक आपको पता है कि यहाँ पे आपका V1 V2 V3 V4 होता है, एंड आपका ऊपर V1 V2 V3 एंड V4 होता है, ठीक है? सबको ऐड करने के बाद आपको ऑब्वियसली पूरा रास्ता पता चल गया कि V1 से V1 आपके पास एक कनेक्शन है, V1 से V2 आपके पास कोई कनेक्शन है ही नहीं, V1 से V3 भी कोई कनेक्शन नहीं है, V1 से V4 आपके पास टोटल दो कनेक्शन है, ठीक है? तो आपको अलग-अलग यहाँ पे रूट के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अब देखो, ये तो आपकी रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हो गई। अगर आपको पाथ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है? पाथ मैट्रिक्स का और रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में अंतर ये रहता है कि के एक सेकंड, हाँ, पाथ मैट्रिक्स में जस्ट एक यही अंतर होता है, पाथ मैट्रिक्स में जस्ट आप चेक करते हो कि कोई कनेक्शन स्टेबल है ही नहीं है, ठीक है? ये जो आपका ऊपर वाला है, ये आपका रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया, एंड ये जो नीचे वाला है, ये आपका पाथ मैट्रिक्स होगा, ठीक है? बट जस्ट पाथ मैट्रिक्स आपका जो है, वो देखो, उस पाथ मैट्रिक्स में जस्ट आप देखोगे कि यहाँ पे कोई कनेक्शन है या नहीं है। अगर यहाँ पे कनेक्शन है तो जस्ट आप 1 लिखोगे, कनेक्शन नहीं है तो आप 0 लिखोगे, ठीक है? ये 0, यहाँ पे कनेक्शन है, 2 2 यहाँ पे टोटल 2 रूट्स हैं, बट कनेक्शन है तो आप 1 लिखोगे, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे कनेक्शन होगा आप 1 लिखते जाओगे, जहाँ कनेक्शन नहीं होगा आप उसको 0 लिखोगे, ठीक है? तो 0 1 1 1 1011, ठीक है? तो इससे आपको पता चल गया कि जो कनेक्शन कोई स्टेबल है या नहीं है, ठीक है? तो ये आपको कनेक्शन के बारे में आइडिया देता है, एंड ये आपको रीच के बारे में आइडिया देता है। पाथ मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपके दो वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है। वही रीचेबिलिटी मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपके जो दो वर्टेक्स है वो कितने तरीके से कनेक्टेड है, कितने रूट्स उनमें पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको ये वाली पूरी चीज समझ आनी चाहिए कि कभी भी आपको कोई भी ग्राफ का रीचेबिलिटी मैट्रिक्स निकालना होगा, तो आपको जितने भी यहाँ पे वर्टिसेस है, आपको ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 या फिर प्लस अप टू जितना भी आपको एन दिया है, आपको उन सबको ऐड करना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है? तो इसके हेल्प से आपका रीचेबिलिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में अगर आपका यहाँ पे कनेक्शन है तो आप 1 लिखोगे, अगर कनेक्शन नहीं है तो 0 लिखोगे, इससे आपका पाथ मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो इस मॉड्यूल में जस्ट यही था, आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स एप्लीकेशन ये है कि आप इससे पाथ फाइंड कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पाथ का पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितने रास्ते हैं, कितनी कनेक्टिविटी है, ठीक है? आप इसमें अलग-अलग ऑपरेशंस कर सकते हो, लाइक आप यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ ग्राफ, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है? तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, और इसके साथ ही आप एक एल्गोरिदम भी सेट कर सकते हो। आपके पास अलग-अलग तरीके के एल्गोरिदम रहते हैं जिनको हमें अभी अपने मॉड्यूल 3 के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में कवर करना होगा। तो उसमें हमारे पास 3 से 4 अलग-अलग एल्गो हैं, तो उसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो बाकी अगर आपको हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी हेल्प कर सकते हो। जो भी मनी आपको सही लगता है, वो आप पे कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? क्योंकि अगर आप हमको थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी पे करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, एंड साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमको ये रहेगा कि मेरे को भी अपनी फैमिली फीड करनी है, तो उसके लिए भी मैं कर पाऊंगा, ठीक है? देखो, आपको ओवरऑल पता है कि मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा ये पैशन भी है, एंड साथ ही साथ मुझे हेल्प करना भी एक है मेरा मोटिव। बट साथ ही साथ आपको पता है कि इस दुनिया में जीना है तो पैसे तो रिक्वायर्ड होंगे ही, ठीक है? क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को भी फीड करना होगा, तो प्लीज आपसे अगर पॉसिबल है, जितना भी हो सकता है, आप प्लीज वो अमाउंट ऑफ मनी आप पे कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसमें कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट ना आया हो, ठीक है? इसमें टॉपिक्स कम थे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इनमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी अगर आपने प्रीवियस मॉड्यूल या फिर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के, तो आप देख सकते हो। इन वीडियोज़ को देखने के बाद क्वालिफायर, क्विज़ 1, क्विज़ 2 और एंड टर्म के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। साथ ही साथ आप वीकली समरी भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं करा है तो, जिसमें हमने स्टैट्स कंप्लीट करा हुआ है, सारे वीक्स का, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक सब कुछ एकदम डेप्थ में पढ़ा हुआ है।
तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक ये वीकली समरी कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है? हमने हर एक वीक की कंप्लीट समरी बनाई हुई है एक पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है? एंड साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। सेम हमने इंग्लिश के लिए भी करा हुआ था, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत बच्चों को ये पसंद आया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ये जाके चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लेना, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उसके थ्रू भी कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारा कंटेंट, सारे नोट्स वगैरह, सारा पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे आता है, एंड साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशनल इन्फो, इनसाइट सब कुछ वहीं पे अवेलेबल होता है। तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि ये मस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करो, ठीक है? बाकी यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस आउट ना करो, एंड साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।